चलो देखो सर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसका वेटेज भी बहुत है एग्जाम्स में, इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये एग्जाम में। चैप्टर इजी है बट थोड़ा लेंदी है सर ये चैप्टर, ठीक है। चलो, हमने बोला सर मैनेजमेंट की डेफिनेशन में 3 बातें होती है सर। क्या क्या होता है सर? प्रोसेस, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। प्रोसेस वर्ड का मतलब सीक्वेंस ऑफ स्टेप या सीरीज ऑफ स्टेप। इफेक्टिवली वर्ड का मतलब टाइम पे, और इफिशिएंटली मतलब कम से कम कॉस्ट। ये पहचान है सर, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली वर्ड की पहचान रखना, केस स्टडी के लिए काम आएगा सर, ठीक है। उसके बाद आगे और बढ़ते सर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले हमने पहला पढ़ा था सर परवेसिव। परवेसिव वर्ड का मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेबल। देखो सर, मैनेजमेंट में मैनेजमेंट में एक बात बता रहा हूँ सर, आंसर लिखना एक आर्ट है, एक कला है सर। आप इसको कैसे लिख सकते हो, क्या तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। जब आप मैनेजमेंट में लिखते हो ना सर बीएसटी में आंसर्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका प्रेजेंटेशन। जैसे आप प्रेजेंटेशन अच्छा रखोगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो पहली स्पीड होना चाहिए, क्योंकि बीएससी का पेपर लेंदी होता है, यू नीड टू हैव अ ग्रेट स्पीड, पहली चीज। दूसरी बात ये, अगर आपके पास स्पीड ज्यादा है ना, तो आप कई सारी चीजों के प्रेजेंटेशन ग्राफिकल या फ्लो चार्ट के फॉर्म पे कर सकते हो, इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि सर अगर आप कोई चीज फ्लो चार्ट ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करोगे तो वो मार्क्स आपको ज्यादा देंगे सर। जैसे मान लो अगर मेरे को ये फीचर से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट लिखने को आ गया, तो मैं क्या करूंगा पता है सर, यहाँ पर पहले लिखूंगा फीचर ऑफ मैनेजमेंट, और उससे सर ऐसे 5 फ्लो चार्ट के बना दूंगा और पांचों के अंदर लिख दूंगा सर। इससे क्या होगा सर, फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी दिखा दिया, नीचे उसको डिस्क्राइब भी कर दिया। इस तरीके से आप आंसर प्रेजेंट करोगे तो बीएसटी में 100 आ सकता है। अपनी इंस्टीट्यूट में तो 100 आया है, तो मेरे को पता है सर आ सकता है, ठीक है, और इट्स क्वाइट पॉसिबल। और जिसका आया है उसका भी यही इसी बुक से पढ़ के ही सब चीजें आएगी सर। आप कोई भी स्टूडेंट जब बीएसटी पहली बार पढ़ेंगे तो सर पहली बार आप मेन बुक से पढ़ेंगे, उसके बाद जब दूसरी बार आप बीएसटी पढ़ेंगे तो हमेशा इसी से पढ़ेंगे सर। दूसरी बार आपको मेन बुक उठाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कोई चीज लगती है मेन बुक से अगर इसमें नोट करना है तो आप इसमें नोट कर लो, बट आखिरी दिन मेन बुक उठाने का टाइम नहीं रहेगा। विश्वास करो 3 दिन में बीएसटी खत्म करना रहेगा। अकाउंट्स के बाद तुरंत बीएसटी का पेपर होता है, बैक टू बैक बड़े पेपर्स होते हैं सर। इको में आपको टाइम मिलेगा, बीएसटी में टाइम नहीं मिलेगा सर। पेपर्स हमेशा हिस्ट्री प्रूवन है सर, इसीलिए बीएसटी को ज्यादा प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। इको में थोड़ा कम टाइम भी दो तो चल जाता है, क्योंकि इको में छुट्टियां ज्यादा मिलती है। क्योंकि इको के छुट्टियों के पेपर में बाकी सब लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं, तो आपको टाइम मिल जाता है। बीएसटी में नहीं मिलता सर, 3 दिन मिलता है टाइम, और कई बार तो 3 दिन में नहीं 1.5 दिन मिलता है। तो आप समझो सर बीएसटी यू नीड टू प्रिपेयर पहले से, नहीं तो बैंड बज जाएगी सर बीएसटी में तो, ठीक है। परवेसिव वर्ड का मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेबल। सर मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल होता है। एम से क्या था? मल्टी डायमेंशनल। इसके अंदर 3 बातें थी सर। जितना मैं लिख के दिया हूं ना सर ये पॉइंट्स के अंदर, उतना ही आप एग्जाम में लिख के आ रहे हो तो पूरे मार्क्स मिलते हैं। आप इतना भी लिख के आ रहे हो तो पूरे मार्क्स मिलते हैं सर, ठीक है। इसके बाद डी से क्या था? डायनेमिक। सर क्या मैनेजमेंट का फंक्शन डायनेमिक होता है? यस सर, इसको टाइम टू टाइम आप चेंज करते रहते हो। आई से क्या होता है? इनटेंजिबल। सर ये पॉइंट बहुत इजी है, जहां पर इलेबोरेट करके समझाने वाली बात आएगी वहां पर मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये क्वाइट इजी पॉइंट है, बहुत बेसिक पॉइंट्स है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या था? ग्रुप एक्टिविटी। सर मैनेजमेंट करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए, एक सिंगल पर्सन होगा तो मैनेजमेंट की बात ही नहीं आती सर। अगला क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये सदाबहार है सर, ये सदाबहार है, याद है मैं हमेशा बोलता हूँ अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स या गोल ओरिएंटेड, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये सदाबहार है, ये हर किसी में गोद सकते हो, पूरे बीएसटी में गोद सकते हो सर, ठीक है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अगला क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद देखो सर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले ओ से क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर 3 आते हैं, प्रॉफिट, सर्वाइवल और ग्रोथ। इसके बाद पी से क्या होते हैं सर? पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर सर सबसे पहले जी से, अच्छा पहले तो ये छोड़ो, पहले ये बताओ पर्सनल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड रहता है? याद रखना सर, एम्प्लॉइज से रिलेटेड रहता है सर। पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमेशा किससे रिलेटेड रहेगा? एम्प्लॉइज। केस स्टडी में बहुत काम आता है सर पहचानने के लिए। इवन सर कई बार अगर मान लो अंदर आपको ऑब्जेक्टिव याद नहीं आ रहे, तो भी आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो अगर आपको याद हो तो, कि सर ये तो एम्प्लॉय से रिलेटेड था, मतलब एम्प्लॉय को प्रॉपर सैलरी देना,
उनके ग्रोथ के बारे में सोचना, सर उनको ट्रेनिंग भी देना ताकि काम सीख जाए। सर ये सब आप खुद से भी सोच पाओगे अगर आपको मेन हेडिंग पता होती है तो, ये चीजें याद रहती तो सब पर्सनल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड रहेगा? एम्प्लॉइज। इसमें सबसे पहले जी से क्या था? ए से, बी से, डी से, इसके बाद अगला है सोशल ऑब्जेक्टिव। ये किससे रिलेटेड है? सोसाइटी या फिर पीपल्स। सोसाइटी और पीपल। एक बिजनेसमैन सोसाइटी के लिए क्या कर सकता है? लोगों को अच्छी क्वालिटी के गुड्स दे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे, सर अच्छी वर्किंग कंडीशंस भी रखे लोगों के लिए। सिंपल, बहुत ही सिंपल है सर। चलो सबसे पहले ई से, ई से, पी से, ई से, ई से, क्यू से। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने लास्ट टाइम जब क्लासेस में ही पढ़ाया था तब भी मैंने बोला था सर, अगर आप फीचर्स और ये ऑब्जेक्टिव्स को साथ में कर लेते हो तो सर इंपॉर्टेंस बहुत आसान है। इंपॉर्टेंस के पॉइंट अलग से याद नहीं करना पड़ता, दोनों के मिक्सअप ही पॉइंट्स है सर, ठीक है। इसके बाद है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इससे आता है सर केस स्टडी भी आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, एमसीक्यू भी आता है, सब आता है सर। नेचर ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहला है मैनेजमेंट एज अ साइंस। इसको समझो ये क्या होता है, इससे ना क्वेश्चन अजीब अजीब टाइप से आते हैं। एक बोल देता है व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट एज अ साइंस, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया सर। फिर कई बार क्या होता है, इसी को घुमा के पूछता है कि इज द फीचर ऑफ साइंस प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? नो, नो, नहीं। फिर आप ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के बाद आप एक नीचे लाइन लिखोगे सर, therefore we can say that the above features are for the science and all the three features are not present in the management, therefore management cannot be said as an therefore management will be called as an inexact science or social science। ये कंक्लूजन लाइन लिख के नहीं आए तो आप कुछ भी लिखो वो मार्क्स ही नहीं देगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन लाइन लिखना, ठीक है। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस में सबसे पहला यू से क्या है? क्या ये प्रेजेंट है? नहीं सर। अगला पी से, क्या ये प्रेजेंट है? पार्शियली प्रेजेंट है। अगला एस से, क्या ये प्रेजेंट है? यस सर ये प्रेजेंट है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस है? नहीं, नहीं, मैनेजमेंट साइंस नहीं है सर, इनएग्जैक्ट साइंस है या फिर सोशल साइंस है। उसके बाद है अगला सर मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सर ये आर्ट के 3 फीचर है, अगर ये आर्ट के 3 फीचर सर मैनेजमेंट में एप्लीकेबल हो जाएंगे तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट कहलाएगा। तो सर 3 फीचर सबसे पहला बी से, एस से, पी से, क्या तीनों प्रेजेंट है? यस सर। तो क्या मैनेजमेंट एज एन आर्ट है? तो मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मैनेजमेंट एज ए साइंस एंड आर्ट दोनों है? आराम से बताओ, क्या लगता है मैनेजमेंट एज ए साइंस आर्ट दोनों है? तो मैं तो वही पूछ रहा हूँ, मान लो मैंने क्वेश्चन ही एग्जाम में दे दिया, क्या मैनेजमेंट एज ए साइंस आर्ट दोनों है? यस, यस। अगर साइंस एंड आर्ट आया तो दोनों है, सिर्फ साइंस आया तो नहीं है, सिर्फ आर्ट आया तो है। बट अगर मैनेजमेंट एज साइंस एंड आर्ट आया तो दोनों है सर। यस लिख के आना सर। अब अगर एक स्टूडेंट बोलेगा सर यस लिख तो दिए, फिर क्या करें? सर अगर यस लिखोगे तो आप क्या करोगे? साइंस के तीनों फीचर लिखोगे, आर्ट्स के तीनों फीचर लिखोगे। अब आप बोलोगे सर क्या बात करते हो सर, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या पूरे 6 पॉइंट एक्सप्लेन करें? नो, बी स्मार्ट। साइंस के 2 पॉइंट एक्सप्लेन करना, आर्ट्स के 2 पॉइंट एक्सप्लेन करना, तीसरा पॉइंट सिर्फ मेंशन करके छोड़ देना, वो आपको मार्क्स देगा सर। बट यू नीड टू बी स्मार्ट। आपको समझना पड़ेगा कहाँ कितना लिखना है, कहाँ कितना नहीं लिखना है। पेपर छूट जाएगा सर बीएसटी का, एक्सेस लिखोगे तो पेपर छूट जाएगा, ठीक है। अगला है सर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। चलो सबसे पहला पी से क्या है? प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। एस से, ई से, डब्ल्यू से, आर से। सर क्या मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है? नो सर, एक ही तो फीचर प्रेजेंट है, कौन सा? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या बाकी फीचर्स प्रेजेंट है? नहीं सर। आई बात समझ? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन बहुत रेयरेस्ट आता है एग्जाम में, बहुत रेयरेस्ट, फुटीच किस्मत हो तो ही आएगा, अदरवाइज ये नहीं आता सर। अगला देखो सर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। सबसे पहला कौन सा है? टॉप लेवल। इसमें कौन आते हैं सर?
चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, ये सब लेवल के पर्सन है। दूसरा कौन है सर? मिडिल लेवल मैनेजर्स। इसमें कौन आते हैं सर? फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, ये सब मैनेजर्स आते हैं सर। लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है सर? सुपरवाइजर, फोरमैन, क्लर्क, ये सब किसमें आते हैं सर? इसमें। मैं याद करो लास्ट टाइम जब मैं पहली बार ये चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था सर सुपरिटेंडेंट किसमें आता है? लोअर लेवल। प्लांट सुपरिटेंडेंट, ध्यान रखना सर, प्लांट सुपरवाइजर बोल देगा ना मिडिल लेवल, सिर्फ सुपरवाइजर बोलेगा ना लोअर लेवल। इतना घुमाता है ना इसमें, जब जब इसका एमसीक्यू आया 1 मार्क्स का लिखने को, वो घुमाया है स्टूडेंट्स को। ध्यान रखना सर, इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा के रखना। सर देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके फंक्शंस हम पढ़े थे सर। सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव बताना, फिर उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए प्लान्स एंड पॉलिसीज, फिर रिसोर्सेज का जुगाड़, फिर असेंबल करना, फिर ग्रोथ का ध्यान रखना, फिर ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हैं सर, जब भी इसको पढ़ेंगे मेरे हिसाब से 3 फंक्शंस या 4 तो ऑन अ सेफ साइड हो गया, 4 फंक्शन कम से कम लिखना चाहिए पूरे सेंटेंस के फॉर्म में। क्योंकि रीजन ये सर, अगर आप 4 फंक्शन वहां सेंटेंस के फॉर्म में नहीं लिखोगे तो कैसे मार्क्स मिलेगा? और ये जो कीवर्ड्स है ना सर, इन कीवर्ड से सेंटेंस बना के लिखना। नहीं तो होगा ये कि वहां जाके यही सोचोगे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव तो नहीं लेके आओगे, आपको वहां पर पूरा लिखना पड़ेगा ना सर, कि सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पूरा लिखना है, तो पूरा लिखने की आदत रहेगी तब लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे, दिक्कत आएगी सर। दूसरा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इसके फंक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे? पॉलिसी समझाना नीचे वालों को, फिर ऑर्गेनाइज करना, फिर अपॉइंट करना, फिर 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 समझ आया सर? प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, एग्जाम में कोई 7-8 लिखने को नहीं आएंगे सर, 3-4 कर लो मैक्सिमम, 4 ही आएंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, 4 आएंगे, इससे ऊपर नहीं आते सर। लोअर लेवल मैनेजमेंट, इसके फंक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे? कंप्लेंट सुनना वर्कर्स की, फिर उनको अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देखना, फिर मिडिल लेवल की हेल्प करना लोगों को अपॉइंट करने में, फिर सजेशंस लेना, फिर क्वालिटी का ध्यान रखना, फिर वो वेस्ट ना करे मटेरियल, इसका ध्यान रखना, फिर उनका मोरल इंक्रीज करना। ठीक, इसके बाद है सर कोऑर्डिनेशन। ये टॉपिक ऐसा है सर, इससे केस स्टडी कम डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आता है। आपको सर फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन बोल देगा, कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इलैबोरेट आ जाता है डबल इन्वर्टेड कॉमा में। बहुत सारे तरीके से कोऑर्डिनेशन आते हैं सर। कोऑर्डिनेशन डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए ज्यादा आता है, केस स्टडी के लिए बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है जहां पर वो केस स्टडी में कोऑर्डिनेशन पूछे। ठीक है, तो सर कोऑर्डिनेशन वर्ड का मतलब क्या था? सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक, इसमें नेचर, फीचर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन सर याद है ना? नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ भी आ सकता है सर, कोई भी वर्ड यूज करेगा, नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, तैयार है ना सर? ठीक है, सबसे पहला सी से क्या था? कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं सबके एफर्ट्स को मिलाना, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद अगला सी से, पर वैसे भी याद है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बिजनेस में। अगला मेरा क्वेश्चन है सर, कोऑर्डिनेशन क्या लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजर्स की भी ड्यूटी होती है? यस, एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आ गया था। होता क्या है, जनरली हम ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल पे होना चाहिए, नहीं सर, कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल के मैनेजर्स पे होना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या वर्कर्स के आपस में बीच में भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है? नहीं, वर्कर्स आपस में खुद से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, उनको कोऑर्डिनेट कौन कराएगा? मैनेजर्स। ध्यान रखना सर, कई क्वेश्चन घुमाने वाले, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में दे के पूछेगा क्वेश्चन, अगर घुमाना ही होगा उसको तो, नहीं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी दे सकता है सर। अगला देखो क्या है, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट इसलिए सर, हम कोऑर्डिनेशन इसलिए कराते ताकि दो लोगों के बीच में लड़ाई ना हो। ठीक है, अगला सर क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन। फिर नेक्स्ट, एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, सर सब साथ मिलके काम करें, सबके एक एफर्ट्स हो, एक डायरेक्शन में हो, इसीलिए हम कोऑर्डिनेशन करवाते हैं। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले क्या होता है? साइज, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतना कम कोऑर्डिनेशन की ज्यादा? ज्यादा। अगला है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, सर जितने ज्यादा वैरायटी के लोग काम करेंगे उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन की कम? ज्यादा। जितनी ज्यादा वैरायटी उतना ज्यादा, जितने कम वैरायटी उतना कम। अगला क्या है?
स्पेशलाइजेशन, जितना स्पेशलाइजेशन के बेसिस में लोग बटे हुए रहेंगे उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन, याद रखना सर, ठीक है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये कभी कभी लिखने को आता है, ज्यादा मार्क्स का तो नहीं आता बट आता है लिखने को, ठीक है, 3 मार्क्स का आ जाता है सर। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस वर्ड का मतलब होता है सर इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट है सर। कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन इज नीड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें लिख के आना सर, चाहे हम प्लानिंग करें, ऑर्गेनाइजिंग करें, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कुछ भी करें सर, हर जगह में कोऑर्डिनेशन चाहिए। फिर अगला देखो सर, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल। जब ऑल द लेवल वाली बात आएगी तो ये लिख के आना, टॉप, मिडिल, लोअर लेवल मैनेजर, सब लेवल पे कोऑर्डिनेशन चाहिए। फिर अगला दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए इंपॉर्टेंट है सर क्योंकि कोई भी अगर मैनेजमेंट के फंक्शन परफॉर्म करना है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए सर, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होंगे तो वो फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। आई बात समझ, बैठा दिमाग में। अगला देखो सर, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये तो नहीं आएगा, ये आ गया तो जन्नत की जिंदगी। वैसे भी ये चैप्टर्स के नाम होते तो ये हमें याद होते, अगर ये आ गया तो जन्नत है, ये वैसे आता नहीं है सर, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आई बात समझ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सर, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए बीएसटी का, टू बी फ्रैंक बता रहा हूं, अगर ध्यान से सुनोगे समझोगे तो आप लोग भी 100 के लिए जा सकते। जब एक जन का इस इंस्टीट्यूट में 100 आ सकता है तो किसी का भी आ सकता है, आया हुआ है मीन्स आ सकता है। अब पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए, पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए, जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, जब भी जिस टाइम भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, वैसे तो नॉर्मली अब स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा पढ़ना सब चालू कर चुके होंगे, ठीक है, अभी नवरात्रि है तो थोड़ा गैप हो जा रहा होगा, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा पढ़ना तो अब सब स्टूडेंट चालू कर चुके हैं। तो सर प्रोबेबली अब स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है, मैं इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया, मैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा। अब जब मैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा ना सर, तो जैसे टॉप लेवल पढ़ा, टॉप लेवल के फंक्शंस पढ़ा। दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक जिनको पढ़ के याद होते जाता है, एक जिनको पढ़ के याद नहीं होता। आप क्या करो सर, जैसे ही आप पढ़ते हो आपको लगता है आप सेटिस्फाइड हो, आपको याद हो गया, आपको अगर अपनी राइटिंग स्किल सुधारना है, प्लस आप चाहते हो आपसे एग्जाम में चीजें अच्छे से लिखा है, और चाहते हो कि सर वो लेवल ऑफ राइटिंग अच्छी हो, स्टैंडर्ड अच्छा हो, तो आपको क्या करना चाहिए, पूरा चैप्टर पढ़े। पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद रैंडमली कोई भी केस स्टडी पिकअप कर लो, और केस स्टडी को पढ़ो, और पढ़ के ना आप आंसर लिखने की कोशिश करो। आप आंसर लिखोगे ना, लिखोगे तो समझ आएगा कि सही लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते। सर मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली पढ़ के तो ऐसा लगता है सब कुछ याद है, जब हम लिखते हैं ना एग्जाम में तब हमें पता चलता है हमारी औकात कहाँ है, हम कहाँ लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे। सर पढ़ के सबको लगता है याद है, आप लिखो, एग्जाम ओरल तो नहीं है सर, राइटिंग है। आप जब तक 2 बार लिखोगे नहीं कोई भी चैप्टर के, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सिर्फ पढ़ पढ़ के अगर खत्म हो जाता तो पूरी दुनिया 10 बार ये चैप्टर रिवाइज कर देती। सिर्फ चैप्टर रिवाइज करने से किसी का कुछ नहीं होगा, अनलेस एंड अदरवाइज 2 आंसर लिखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 15-20 आंसर लिखो, 2 आंसर लिखो। 2 आंसर लिखोगे ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा कि यार देख ये पढ़ा था, ये टॉपिक इतना हो सकता है, माइट बी पॉसिबल दोनों ही ना लिखा है, हो सकता है दोनों लिखा है। नहीं लिखाया तो वो सोचना कि क्यों नहीं लिखा रहा है, और लिखाया तो ये चेक करना किस लेवल और क्वालिटी का लिखा रहा है, क्योंकि ये सब चीजें बहुत जरूरी है सर बीएसटी में, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। बीएसटी और इको में ये दोनों चीजें बहुत मायने रखती है। पता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वहां जाके केस स्टडी नहीं बना पाते, और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ सर, 80 मार्क्स का पेपर, 18 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, 62 मार्क्स की केस स्टडी है। चाहे आप सच मानो ना मानो, जो करना कर लो, यही पेपर है और ऐसा ही आएगा। तो 62 मार्क्स की केस स्टडी बहुत ज्यादा वेटेज है सर, तो लिखोगे, आदत रहेगी तब लिख पाओगे, ऑल ऑफ द सडन कैसे लिखोगे सर, ठीक है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना, इससे अच्छी प्रैक्टिस होगी, प्रिपरेशन भी अच्छी होगी, क्वालिटी पे होगी, कॉन्फिडेंस भी खुद को ज्यादा आएगा सर। आई मेरी बात समझ, समझ आई मेरी बात, कैसे करना है, थोड़ा सा लिख के करना पड़ेगा सर। अभी तक मैंने कभी किसी को लिखने बोला नहीं, बट नाउ इट्स द राइट टाइम। अगर आप चाहते हो 80, 85 प्लस, 90, 95 प्लस जाना है, यू नीड टू राइट। अगर अभी भी आप 60, 70s के टारगेट कर रहे हो तो आप एग्जाम में जाके गैम्बल कर सकते हो, जहां पर आप ये कर सकते हो कि सिंपल है, जो होगा देखा जाएगा, लिखाया तो लिखाया, नहीं लिखाया नहीं लिखाया, फिर वो आप एग्जाम में गैम्बल कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं।